जब सीबीआई यानी भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी किसी केस को बंद कर देती है तो हम सब यही मान लेते हैं कि सच सामने आ चुका है। पर क्या हो अगर सच को जानबूझकर दफना दिया गया हो? क्या हो अगर इंसाफ देने वाली सबसे बड़ी संस्था ही अन्याय की सबसे बड़ी वजह बन जाए? ये कहानी है श्वेता निशा त्रिवेदी की, जिसे दुनिया बॉबी के नाम से जानती थी। एक ऐसी लड़की जिसकी मौत को देश की टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सुसाइड बताकर फाइल बंद कर दी। लेकिन एक छोटी सी लोकल लैब की रिपोर्ट चीख चीख कर कुछ और ही कह रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक बॉबी के शरीर में जहर था। तो सवाल यह है कि सीबीआई ने इतने बड़े सबूत को नजरअंदाज क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक गलती थी या फिर एक सोचा समझा धोखा? आज हम 40 साल पीछे लौटेंगे 1983 के बिहार में और उस रात से पर्दा उठाएंगे जिसने सत्ता के गलियारों में भूचाल ला दिया था। यह कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं है, बल्कि सच की उस लड़ाई की है जहां पावरफुल लोगों को बचाने के लिए सबूतों को ही दफना दिया गया। साल 1983, पटना। श्वेता निशा त्रिवेदी, जिसे लोग प्यार से बॉबी कहते थे, एक खूबसूरत और असरदार महिला थी। वो बिहार विधान परिषद की तत्कालीन सभापति राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी और विधानसभा में टाइपिस्ट का काम करती थी। अपनी खूबसूरती और ऊंचे संपर्कों की वजह से बॉबी का उठना बैठना बिहार के कई बड़े नेताओं, अफसरों और रसूखदार लोगों के साथ था। लेकिन शायद यही रिश्ते उसकी मौत की वजह बनने वाले थे। 11 मई 1983 की सुबह पटना के 2 बड़े अखबारों के पहले पन्ने पर एक खबर छपी जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। बॉबी की संदिग्ध हालात में मौत, लाश को कहीं छिपाया गया। हैरानी की बात यह थी कि इस मौत की न कोई एफआईआर हुई थी, न कोई आधिकारिक सूचना थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बड़ी जल्दबाजी में इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की हो। जब यह खबर पटना के तत्कालीन एसएसपी किशोर कुणाल तक पहुंची तो उन्हें इसमें किसी बड़ी साजिश की बू आई। उन्होंने फौरन इस केस की छानबीन शुरू कर दी। शुरुआती पूछताछ बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास से हुई। उन्होंने बताया कि 7 मई की शाम बॉबी घर से बाहर गई और देर रात लौटी। आते ही उसने पेट में दर्द की शिकायत की और उसे खून की उल्टियां होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां से उसे घर भेज दिया जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट तब आया जब एसएसपी कुणाल को पता चला कि बॉबी की मौत पर 2 अलग अलग डेथ रिपोर्ट तैयार की गई थी। एक रिपोर्ट में मौत की वजह इंटरनल ब्लीडिंग बताई गई तो दूसरी में हार्ट अटैक। इतना ही नहीं, दोनों रिपोर्ट में मौत का समय भी अलग अलग था। एक ही मौत, 2 अलग अलग वजहें और 2 अलग अलग टाइम। यह कैसे हो सकता था? मामला साफ तौर पर उलझ रहा था और एसएसपी किशोर कुणाल का शक गहराता जा रहा था कि दाल में कुछ बहुत बड़ा काला है। इस राज को सुलझाने का अब एक ही रास्ता था, सच्चाई को कब्र से बाहर निकालना। एसएसपी किशोर कुणाल जानते थे कि सच तक पहुंचने के लिए उन्हें मौत की असली वजह जाननी ही होगी। उन्होंने कोर्ट से इजाजत लेकर एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। उन्होंने बॉबी की लाश को कब्र से बाहर निकलवाने का आदेश दिया। बॉबी को ईसाई रीति रिवाज से दफनाया गया था और अब उसकी लाश का दोबारा पोस्टमार्टम होना था। फोरेंसिक टीम ने कब्र से निकाले गए शरीर की जांच की। विसरा यानी शरीर के अंदरूनी अंगों के सैंपल लिए गए और उन्हें पटना की फोरेंसिक लैब में भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट आई तो उसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट और बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। रिपोर्ट ने उन दोनों मेडिकल रिपोर्टों को झूठा साबित कर दिया था जिनमें मौत का कारण हार्ट अटैक या इंटरनल ब्लीडिंग बताया गया था। फोरेंसिक रिपोर्ट में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। बॉबी के शरीर में मेलेथियन नाम का एक खतरनाक जहर पाया गया था। ये एक कीटनाशक है जो अगर इंसान के शरीर में चला जाए तो उसकी जान ले सकता है। और रिपोर्ट में एक और दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ। बॉबी गर्भवती थी। ये सबूत अकाट्य थे। इसने पुलिस के शक को हकीकत में बदल दिया था। अब यह साफ था कि बॉबी ने सुसाइड नहीं किया था,
बल्कि उसकी हत्या की गई थी। ये इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक संदिग्ध मौत अब एक सोची समझी हत्या का मामला बन चुकी थी। जांच अधिकारी किशोर कुणाल अब इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग गए कि बॉबी को यह जहर किसने, कब और क्यों दिया। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मौत वाली रात यानी 7 मई को बॉबी से मिलने एक शख्स आया था जिसका नाम था रघुवर झा। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि कांग्रेस की एक बड़ी नेता राधा नंदन झा का बेटा था। खुद बॉबी की मां ने पुलिस को बताया था कि रघुवर झा ने बॉबी को कोई दवा दी थी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। अब पुलिस के पास एक संदिग्ध का नाम था, हत्या का तरीका पता था और एक फॉरेंसिक रिपोर्ट के रूप में पुख्ता सबूत था। लग रहा था कि केस जल्द ही सुलझ जाएगा, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि इस केस के तार सत्ता के इतने ऊंचे गलियारों से जुड़े थे कि सच को सामने लाना लगभग नामुमकिन होने वाला था। जैसे ही पुलिस की जांच में कांग्रेस नेता के बेटे का नाम आया, बिहार की राजनीति में हड़कंप मच गया। सत्ताधारी पार्टी पर उंगलियां उठने लगीं। विपक्ष ने इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सरकार पर मामले को दबाने का आरोप लगाया। कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी के करीब 4 दर्जन विधायक और मंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र से मिले और उन पर केस सीबीआई को सौंपने का दबाव बनाने लगे। उनका मकसद साफ था, पटना पुलिस और खासकर एसएसपी किशोर कुणाल को इस केस से दूर करना, ताकि सच को कंट्रोल किया जा सके। आईपीएस किशोर कुणाल ने अपनी किताब दमन तक्षकों का में लिखा है कि उन पर जांच रोकने के लिए बड़े बड़े नेताओं का भारी दबाव था। उन्होंने ये भी बताया कि एक दिन खुद मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने उन्हें फोन करके पूछा, ये बॉबी कांड का मामला क्या है? इस पर किशोर कुणाल ने बेबाकी से जवाब दिया, सर, कुछ मामलों में आपकी छवि अच्छी नहीं है, पर चरित्र के मामले में आप बेदाग हैं। इस केस में मत पड़िए, ये ऐसी आग है कि आपका हाथ भी जल जाएगा। लेकिन दबाव काम कर गया। 25 मई 1983 को बिहार सरकार ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। जिस पल यह केस सीबीआई के हाथ में गया, इंसाफ की उम्मीद लगभग वहीं खत्म हो गई। सीबीआई ने दिल्ली में बैठकर ही इस केस की फाइनल रिपोर्ट तैयार कर डाली और पूरे खेल को ही पलट दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि बॉबी की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। रिपोर्ट में एक नई कहानी घड़ी गई कि बॉबी अपने किसी प्रेमी से मिले धोखे से परेशान थी, इसलिए उसने सेंसिबल नाम की टैबलेट खाकर जान दे दी। सीबीआई ने कांग्रेस नेता के बेटे रघुवर झा को यह कहकर क्लीन चिट दे दी कि घटना के दिन वह एक शादी में था। लेकिन पटना की फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट का क्या, जिसमें साफ साफ मेलेथियन जहर मिलने की बात कही गई थी। जब पटना फॉरेंसिक लैब ने सीबीआई की थ्योरी पर सवाल उठाया तो सीबीआई ने एक बेहद हास्यास्पद तर्क दिया। सीबीआई ने कहा कि हो सकता है लैब में रखे किसी दूसरे विसरा से गलती से मेलेथियन जहर बॉबी के विसरा में मिल गया होगा। ये एक ऐसी दलील थी जो किसी के गले नहीं उतरी। एक तरफ एक लोकल लैब का वैज्ञानिक सबूत था और दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की एक मनगढ़ंत कहानी। ये इंसाफ का मजाक उड़ाने जैसा था। ये कहानी हमें उस द्वार में ले जाती है जहां सच और झूठ की लकीर को सत्ता के दबाव में मिटाने की कोशिश की गई। एक ईमानदार पुलिस अफसर सच्चाई के बेहद करीब था, लेकिन सिस्टम ने उसके हाथ बांध दिए। आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई से वाकई कोई गलती हुई थी या ये पावरफुल लोगों को बचाने के लिए रचा गया एक जानबूझकर धोखा था? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। बॉबी हत्याकांड आज भी भारत के सबसे विवादित मामलों में से एक है। सीबीआई ने केस को आत्महत्या बताकर बंद कर दिया और हत्या के आरोपी कभी पकड़े नहीं गए। ये केस इस बात का एक स्याह उदाहरण है कि कैसे पावर और असर का इस्तेमाल करके इंसाफ का गला घोंटा जा सकता है। हमारे सामने 2 तस्वीरें हैं। एक तस्वीर पटना पुलिस की जांच की है, जिसमें एक कब्र से निकली लाश, एक पुख्ता फोरेंसिक रिपोर्ट और एक ताकतवर संदिग्ध का नाम है। दूसरी तस्वीर सीबीआई की जांच की है, जिसमें एक कमजोर सुसाइड थ्योरी, सबूतों की अनदेखी और आरोपी को दी गई क्लीन चिट है। पूर्व आईपीएस किशोर कुणाल ने अपनी किताब में इस केस का जिक्र करते हुए तुलसीदास का एक दोहा लिखा है,
समरथ को नहीं दोष गुसाई, जिसका मतलब है कि जो शक्तिशाली है उसका कोई दोष नहीं होता। शायद यही एक लाइन बॉबी हत्याकांड की पूरी कहानी बयां कर देती है। यह केस एक सवाल के साथ हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। क्या यह सीबीआई की सबसे बड़ी गलती थी या सच्चाई को दफनाने का एक जानबूझकर किया गया धोखा? इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। मैं हूं आपका सूत्रधार और यह है क्राइम सीन इंडिया।